So now we'll start dearrangement. Okay, dearrangement इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही आता है, बहुत ही सिंपल है। डिअरेंजमेंट में का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि मान लो मैंने कुछ बॉक्स लिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और ऐसे ही एन बॉक्स लिए। कितने बॉक्स लिए? एन बॉक्स, और उन सबको कलर कर दिया। और कलर कैसा? सभी बॉक्स पे डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब रेड, ब्लू, जितने भी अलग डिफरेंट कलर्स है वो सब पर हमने, मतलब जो बॉक्स है वो सब अलग अलग है। कैसे अलग किया? अलग अलग कलर्स करके, ठीक है। अब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, ऑब्जेक्ट 1 बोल दिया, ऑब्जेक्ट 2 बोल दिया, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 वो है जिसका कलर बॉक्स 1 की तरह कलर, मतलब यहाँ पर जितने भी कलर्स बॉक्सेस, जितने भी कलर्स है वही सेम कलर, उतने नंबर ऑफ कलर्स ऑब्जेक्ट के कलर भी है। मान लो ऑब्जेक्ट आपने ले लिया बॉल, मतलब बॉल का कलर भी वही है जो, मान लो एन बॉक्स है, ऐसे समझो कि 3 बॉक्स ले लिए, एक का कलर रेड, एक का ब्लू और एक का व्हाइट है। तो जो हमने बॉल ली है वो भी, जो बॉल है ये बॉक्स हो गए मान लो, और जो बॉल भी ली है हमने 3 लिए, रेड, ब्लू और व्हाइट कलर की बॉल। आगे बात समझ में? तो डिअरेंजमेंट का मतलब है कि हम यहाँ पर बोले कि सेम कलर की जो बॉल है वो सेम बॉक्स में जानी चाहिए, मतलब जो रेड बॉल है वो रेड बॉक्स में जानी चाहिए, ब्लू ब्लू में जानी चाहिए, व्हाइट व्हाइट में जानी चाहिए, है ना। तो इसका जो उल्टा है, जो मतलब अपोजिट है, अपोजिट मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में ना जाए, ये आपका डिअरेंजमेंट हो गया। आगे बात समझ में? मतलब जो जिस कलर की बॉल्स है वो किसी भी मतलब सेम कलर के बॉक्स में ना जाए, मतलब रेड वाली इसको छोड़ के किसी में भी चला जाए, ब्लू वाली इस बॉक्स को छोड़ के किसी में भी चला जाए चलेगा, व्हाइट जो है व्हाइट वाले बॉक्स को छोड़ के किसी भी बॉक्स में चलेगा, रेड या ब्लू में चल जाएगा, ठीक है। तो डीअरेंजमेंट हुआ। तो इसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन से समझेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? अच्छा हाँ, और इसमें ध्यान रखना कि जो हर एक बॉक्स में एक ही बॉल जाएगी, मतलब 1 टू ईच, ओके। मतलब एक बार फिर से बता देता हूं कि आपके पास एन बॉक्सेस, उसके कलर्स अलग अलग है, और उन सेम कलर्स के, जैसे एन कलर्स जो लिए वही उसी कलर की हमने बॉल्स ले ली या वही ऑब्जेक्ट ले ली जो सेम कलर के, ठीक है। तो हमें सभी बॉक्स में, ये जो टोटल एन ऑब्जेक्ट है, सभी बॉक्स में एक एक बॉल रखने हैं, और किस हिसाब से रखना है कि किसी भी सेम कलर के बॉक्स में, सेम कलर के बॉक्स में सेम कलर की बॉल ना जाए। आई बात समझ में? तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? So now number of ways in which number of ways total number of ways such that कंडीशन क्या है कि, अच्छा सबसे पहले तो 1 to each and ensuring that same color of ball does not belong to same color of box, या that does not go to same color that box of same color, ऐसे समझो, है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, मतलब n ऑब्जेक्ट है और n बॉक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल। सबको एक एक देना है तो सिंपली n फैक्टोरियल। इसमें से हमने वो वाला केस माइनस कर दिया। कौन सा केस? जब कि कम से कम, मतलब हमें तो क्या करना है कि सभी बॉल्स, जो बॉल्स है वो किसी भी सेम कलर के, मतलब अपने कलर के बॉक्स में ना जाए, जितनी बॉल्स है n बॉल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस जो रेस्ट्रिक्शन है, कम से कम एक बार फेल हो जाए। तो रेस्ट्रिक्शन क्या था कि सेम जो बॉल है वो सेम कलर की, जो बॉल है सेम कलर के बॉक्स में जाना चाहिए। तो हमने एन में से एक बॉल ऐसी ले ली जो अपने बॉक्स में जा रही है, तो रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया। बोलो, हमें तो क्या था कि जो बॉल है जिस कलर की, वो उस कलर के बॉक्स में नहीं जाएगा, जो बॉक्स है जिस कलर का वो उस कलर में, उस बॉक्स में नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो टोटल माइनस कम से कम एक बॉल अपने सेम कलर के बॉक्स में जा रही है, तो एन में से एक बॉल ले ली जो अपने सेम कलर के बॉक्स में जा रही है, और बची कितनी बॉल आपके पास? n-1। बॉक्स कितने बचे? n-1। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका n-1 फैक्टोरियल, प्लस कम से कम 2 बॉल
अपनी सही जगह पे चले जाए, तो NC2 और बाकी की कितनी बॉल्स बची, N-2 जो सही जगह नहीं जाए, तो प्लस माइनस प्लस, अगर आगे माइनस, कम से कम 3 बॉल सही जगह चले जाए, बाकी N-3 सही जगह ना जाए। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, प्लस माइनस साइन, ये ऐसा चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? मतलब 4 सही जगह चले जाए, N-4 का डिस्ट्रीब्यूशन इतने तरीके से। तो यहां से ये हो गया n फैक्टोरियल माइनस NC1 क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इधर n-1 कैंसिल हो गया, n-2 कैंसिल हो गया, n-3 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है कॉमन, n फैक्टोरियल बचा, क्या यहाँ 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ओके, और माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसा ये चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? अब ये डिपेंड करेगा कि n इवन है या फिर ऑड है, उसके हिसाब से ये साइन चेंज होता रहेगा। ओके, अब ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि n ऑड है तो ये जो है लास्ट टर्म जो आएगा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, प्लस -1 पावर n 1/n फैक्टोरियल तक ही जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वाला केस क्या होगा कि n में से n सारी की सारी जो बॉल्स है वो अपने एग्जैक्ट सेम उस बॉक्स में चले जाए जो सेम कलर का है। ठीक है, तो वहां क्या होगा, NCl इंटू 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या आएगा ये। अब वो जो साइन क्या आएगा वो इस पर डिपेंड करता है n क्या है, क्योंकि यहाँ देखो कि जहां ऑड है उसके सामने साइन है, उसके सामने माइनस साइन है, और इवन के सामने प्लस, तो इसकी पावर जो -1 पावर n। तो यही आपका डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना। जैसे मैं एक सबसे छोटा एग्जांपल लूं, आपसे बोला जाए कि आपके पास टोटल 5 लेटर्स है, टोटल 5 लेटर्स है, ठीक है, और लेटर्स पे कुछ एड्रेस दे रखा है, सॉरी, जो 5 लेटर्स है L1 L2 L3 L4 और L5, जो जो 5 लेटर्स है वो कुछ 5 प्लेसेस है, पर्टिकुलर 5 प्लेसेस है, उन पर ही जाना चाहिए। मतलब ये जो 5 पर्टिकुलर लेटर्स है वो 5 पर्टिकुलर प्लेस पे जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि लेटर 1 जो है, अच्छा, अब वो जो एड्रेस है वो एनवेलप 1 पे लिखा है, दूसरा लेटर जो है एनवेलप 2 में जाना चाहिए, तीसरा लेटर एनवेलप 3 में जाना चाहिए, एनवेलप 4 में जाना चाहिए, एनवेलप 5 में जाना चाहिए। मतलब जो लेटर 1 जाना चाहिए, जिस जगह पे जाना चाहिए, उसका एड्रेस कहाँ लिखा है, एनवेलप 1 पे। दूसरा जो लेटर है उसका एड्रेस किस एनवेलप पे लिखा है, 2 पर। आगे बात समझ में? तो आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट नो लेटर्स गोज टू द राइट प्लेस, इवन 1, ओके। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि 5 लेटर है, कोई भी अपनी सही जगह नहीं जाना चाहिए, तो यही डिअरेंजमेंट हुआ। डिअरेंजमेंट में यही होता है कि कोई भी अपनी राइट प्लेस पे नहीं जाएगा, कोई भी, यही आपका डिअरेंजमेंट हुआ। अब इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कर लो या डिअरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। तो वो कितना हो जाएगा, देखो बात समझ में आ गई। मतलब कोई भी लेटर अपनी सही जगह पे जो नहीं जाना चाहिए, तो सही जगह पे नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई भी लेटर अपने राइट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया n फैक्टोरियल, कितने ऑब्जेक्ट है, 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, यहीं तक सीमित रहेंगे। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये था आपका डिअरेंजमेंट। इस पर बस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76, let there are n addressed envelope and n letter corresponding. Find number of ways of placing letters into envelope, one in each, such that no letter goes to intended envelope, या no envelope goes to their right place. Okay, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टोटल एनवेलप है और n लेटर्स है, तो कोई भी सही जगह नहीं जानी चाहिए। तो डिअरेंजमेंट का फॉर्मूला सीधा n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, कहां तक, -1 पावर n 1/n फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या होगा, एग्जैक्टली टू लेटर्स, बॉल कहां से आ गया, एग्जैक्टली 2 लेटर्स
आर प्लेस्ड करेक्टली। ओके, तो n में से 2 लेटर कोई भी सही जगह जाना चाहिए, उसमें ये बोला गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमने n में से 2 लेटर ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो अपनी सही जगह जा रहे हैं, और बाकी जो n-2 है वो कोई भी अपनी सही प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। तो n-2 का रीअरेंजमेंट, तो n-2 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, ऐसे कहां तक जाएगा ये -1 पावर n-2 1/n-2 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में, n की जगह n-2 रख दिया तो उसका रीअरेंजमेंट लगा दिया। ठीक है, थर्ड में बोला एग्जैक्टली 5 लेटर्स आर रॉन्गली प्लेस्ड। तो कहने का मतलब है कि n में से n-5 जो है लेटर्स वो सही जगह जा रहे हैं, तो उनका जाने का तरीका एक ही होगा। अच्छा, जैसे हमने यहाँ भी बोला NC2, मतलब n में से जो 2 लेटर्स है वो सही जगह जा रहे हैं, तो जैसे लेटर 1 एनवेलप 1 में चला गया, लेटर 2 एनवेलप 2 में चला गया, तो एक ही तरीका हुआ। ऐसे ही n-5 सही जगह जा रहे हैं और बाकी 5 गलत जगह जा रहे हैं, तो उनका रीअरेंजमेंट लगा दिया। तो 5 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में। फोर्थ पार्ट, एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू रॉन्ग एनवेलप, मतलब एक जो है लेटर वो सही जगह जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि n-1 लेटर्स अपनी सही जगह चले गए और एक लेटर गलत जाए, तो 1 फैक्टोरियल, उसका एक का रीअरेंजमेंट 1 - 1/1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 0। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक लेटर जो है आपका गलत जगह चला जाए, क्योंकि बाकी n-1 सही जगह नहीं जा सकते ना, क्योंकि सभी में हम एक एक ही रख रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, 5 persons while entering in the mall deposited their purse at the counter. In how many ways their purse can be returned back to them such that at least 2 will get his original purse? At least 2। तो इसने क्या बोला है कि 5 लोग हैं, 5 पर्स है उनके, एक एक ही पर्स है ऑब्वियस है। ठीक है, और रिटर्न भी कैसे मिलेगा, एक एक ही मिलेगा, क्योंकि एक एक आपने डिपॉजिट किया, तो ऐसे नहीं किसी को 2 पर्स दे दिए, कॉमन सेंस है। तो क्या बोल रहा है, कम से कम 2 को उनका ही पर्स मिले, बहुत ही सिंपल है। तो उसमें क्या बोला, एग्जैक्टली 2 बोला है तो हमने सॉरी एटलीस्ट 2 बोला है, तो हमने क्या किया, एग्जैक्टली 2 पर्सन विल गेट देयर राइट पर्स, या फिर एग्जैक्टली 3 पर्सन विल गेट देयर राइट पर्स, और ऐसे एग्जैक्टली 4 पर्सन। टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 5 है, तो एग्जैक्टली 5 पर्सन विल गेट देयर राइट पर्स। ओके, तो 5 में से 2 लोगों को सही दे दिया, उनका तरीका देने का एक ही होगा। 5 लोग हैं, उनमें से 2 को हमने उनका पर्स दे दिया, बाकी 3 का उनका सही पर्स नहीं दिया, तो उनका रीअरेंजमेंट लगा दो। तो 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ओके, एग्जैक्टली 3, तो 5 में से 3 लोगों को उनका पर्स नहीं दिया, सॉरी 5 में से 3 लोगों उनको उन्हीं का पर्स दिया और बाकी 2 लोगों का उनका पर्स नहीं दिया, तो उनका रीअरेंजमेंट 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में। और -1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, वहां एक मिनट 2 लोगों को सही नहीं दिया ना, तो उनका रीअरेंजमेंट लगा दिया। ठीक है, एग्जैक्टली 4 लोगों को उनका सही पर्स दे दिया और एक को एटलीस्ट 2 विल गेट हिज ओरिजिनल पर्स, है ना। तो हाँ ठीक है, तो 4 लोगों को उनका सही पर्स दे दिया और एक का रीअरेंजमेंट लगा दो, तो 1 - 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 में से 5 को सही दे दिया, तो उसका एक ही तरीका होगा कि भाई 5 पर्स से 5 लोग हैं, तो सबको सही से दे दिया, एक ही तरीका हो सकता है वो, ऐसा नहीं कि 0 का रीअरेंजमेंट, एक ही तरीका होगा वो भी। ठीक है, तो इसको अब कैलकुलेट कर लो, तो 5C2 हो गया आपका 10 × 3 फैक्टोरियल, ये और ये 0 हो गया, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 3 और -1 प्लस ये भी 10 × 2 फैक्टोरियल, ये अगेन 0 और ये हो गया 1 प्लस इधर से ये 0 आ गया और ये 1, तो ये हो गया आपका 20 + 10 30 + 1 31, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 31 से, जो क्वेश्चंस बोल रहा है। ओके, नाउ वी विल सी कि कोई फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, उसमें किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो आपका टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ पी। पी क्या है आपका? प्राइम होना चाहिए भाई, ध्यान रखना है। पी शुड बी प्राइम नंबर, ओके, इन एन फैक्टोरियल। कोई भी पी प्राइम नंबर है तभी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसका एक्सपोनेंट मतलब पी की पावर क्या होगी एन फैक्टोरियल में? तो बहुत ही सिंपल है, एक्सपोनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, तो एन बाय पी का बॉक्स, ये बॉक्स है GIF है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, प्लस फिर एन बाय पी आया, फिर उसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, फिर एन बाय पी स्क्वायर आया, उसको फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप चलते रहो, तो ऐसा होगा कि एक बार फिर जीरो हो जाएगा बॉक्स, उसके बाद आगे जीरो आता रहेगा। आगे बात समझ में? ध्यान रखना, पी क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल हमारा कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? 70। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 20 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट बताओ। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल। 3 क्या प्राइम है क्या? बिल्कुल प्राइम है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 हो जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 20/3 का बॉक्स, फिर 20/3 का 3 के स्क्वायर का बॉक्स, मतलब 3 से डिवाइड करते जाओ, फिर 20/3 क्यूब, ऐसे आप चलते रहो। तो ये कितना आ गया? 6 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स 6, 20/9 तो उसका बॉक्स 2, इधर 20/27 बॉक्स 0, आगे सब बॉक्स 0 0 आएंगे क्या? तो कितना आ गया ये? 8। मतलब 3 की पावर कितनी मिलेगी इसमें? 8 आपको। आ रही बात समझ में? ऐसे ही हम एग्जांपल लें, मान लो 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपली 50/5 का बॉक्स, फिर तो 50/5 का बॉक्स कितना आ गया? 10। फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर दे या 10 को 5 से डिवाइड करें, एक ही बात है भाई। इसको 5 से डिवाइड किया 10, फिर 5 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ गया? 2। फिर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, तो कितना आ गया? 5 का एक्सपोनेंट 12 आ गया। अब जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप 6 का एक्सपोनेंट निकालो 50 फैक्टोरियल में, तो ऐसे नहीं कि 50 को 6 से डिवाइड कर दिया फिर 6 से डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि पी प्राइम होना चाहिए। 6 प्राइम है क्या? नहीं है। तो 6 को ब्रेक कर लो, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, तो 50 में आप 2 का एक्सपोनेंट निकालो, सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 वो कितना होगा भाई? 50/2 दैट इज 25, 25/2 12.5, उसका बॉक्स 12, फिर 12.5 डिवाइडेड बाय 2 6 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स 6, फिर उसको 2 से डिवाइड करो तो 3, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1, फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया, बॉक्स 0 आता रहेगा। तो ये आपका हो गया टोटल 10 + 12 22 + 25 47, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंट हम निकाले 3 का, तो 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा? 50/3, ठीक है। तो 50/3 कितना आएगा? 16। 50/3 16 ही होगा, उसका बॉक्स तो 16 होगा ना। फिर 16/3 तो 5, फिर 5/3 1, फिर 1/3 का बॉक्स 0, आगे 0 आता रहेगा। तो ये आपका हो गया 622। तो 6 का एक्सपोनेंट 6 कैसे बनेगा? 2 आपके पास अवेलेबल है 47, 3 अवेलेबल है 22, तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 22 की होगी, क्योंकि 3 22 है, तो ये मिल जाएगा 6/22। तो कितना एक्सपोनेंट आ गया? 22, 6 का एक्सपोनेंट। तो ऐसे ध्यान रखो कि यदि कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा 2 प्राइम के फैक्टर्स में, है ना। और उसमें जो बड़ा नंबर है उसका जो एक्सपोनेंट होगा वही उस नंबर का एक्सपोनेंट है। जैसे मैंने 2 का बोला 47 है, तो जो छोटा नंबर है उसका एक्सपोनेंट ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपोनेंट आएगा उसका, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे ना। ऐसे आगे बात समझ में? अब मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस इन 50C50, ये आपको 50C25, ये आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर जो भी हो नेक्स्ट आप डाल लेना। क्या बोला है? नंबर ऑफ जीरोस इन 50C25, तो बहुत ही सिंपल है ये भी। तो 50 फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है? 20 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, ठीक है।
अब आप तो बोलोगे कि ऐसा तो हमने बताया नहीं, हम तो n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 फैक्टोरियल में 5 के कितने एक्सपोनेंट आएगा वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितने आ रहे हैं वो 12। तो 25 में आप निकाल लो कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना होगा, वो 25/5, 5 प्लस 5/5 1, तो ये हो गया 6। ऐसे ही 25 कितने हैं आपके पास, 2 है। तो जो न्यूमरेटर में है 5 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 क्या है, 2 × 5, इसलिए हम 5 का एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब हुआ आपको 10 निकालना है ना, कि 10 कितने मिलेंगे ऐसे, 10 10 10 10 10 10। तो 10 के लिए क्या चाहिए, 2 × 5। तो हमने अभी बताया कि जो बड़ा नंबर है प्राइम, उसके जो एक्सपोनेंट होंगे वही 6 का एक्सपोनेंट होगा। ऐसे ही 10 का एक्सपोनेंट वही होगा जितने 5 आपके पास अवेलेबल है। तो 5 50 में कितने अवेलेबल है, 12। 25 में कितने अवेलेबल है, 6। तो न्यूमरेटर में 10 की पावर कितनी बनेगी, 12। और डिनोमिनेटर में इसके कारण कितनी बनेगी, 10 की पावर 6। और इसके कारण कितनी बनेगी, 10 पावर 6। तो आपके पास कोई भी जीरो बचेगा क्या, सो नो जीरो। तो इस नंबर में जीरो का नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो आएंगे जीरो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर 10 पावर 12 आ रहा है, मतलब जीरो कितना आ रहा है, मतलब कोई नंबर इंटू 10 पावर 12, इधर भी कोई नंबर इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6, तो ये कैंसिल हो गया। तो नंबर अपॉन में नंबर कभी जीरो नहीं होगा। आ रही बात समझ में, तो नो जीरो। बोलो भाई, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सर्कुलर अरेंजमेंट। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, जैसे मैं बोलूं 3 पर्सन है, इनको मैं लीनियर अरेंजमेंट करूं, मतलब एक रो में बैठा हूं, तो कितना तरीका होता है, 3 फैक्टोरियल, दैट इज ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 बेस। ओके, अब यदि हम इसको बात करें कि सर्कल में हमें बैठाना है, ठीक है, तो अब देखो ए बी और सी, ठीक है, और ए को मैं यहाँ ले लूँ, बी को यहाँ ले लूँ और सी को यहाँ ले लूँ, और ए को यहाँ ले ले, बी को यहाँ ले ले और सी को यहाँ ले ले, तो ये तीनों बातें एक ही है। मतलब यहाँ देखो ए बी सी, ये भी है, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, तो ये फिर तीनों बातें एक ही है। आ रही है बात समझ में। तो इसका जो टोटल अरेंजमेंट होगा सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि यदि लीनियर परम्यूटेशन की आप बात करें तो क्या होता है n फैक्टोरियल। अब मान लो सर्कुलर परम्यूटेशन के नंबर ऑफ बेस 1 है, तो इसमें कितनी बार केसेस रिपीट करेंगे, n टाइम्स। तो वो x आ गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। या ऐसे बोलो एक ही टाइप का परम्यूटेशन कितनी बार आएगा, n बार। हमें चाहिए कितनी बार, एक बार, तो n से डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में। यदि मैं चार पर्सन लूं, उनको अरेंजमेंट करूं, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, वो चारों चीजें एक ही है। आ रही बात समझ में। तो एक जो केस है 4 बार आ रहा है, हमें कितनी बार चाहिए, एक बार, ठीक है, तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, तो वो हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस सर्कुलर परम्यूटेशन का तरीका हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। और कहीं कहीं क्या आता है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यदि वहां पर सेम है, सो इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यदि अरेंजमेंट सेम है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अरेंजमेंट के। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो जनरली होता है इन केस ऑफ गार्लैंड एंड नेकलेस, in case of garland necklace it usually considers a clockwise and anti-clockwise arrangement same. okay, so उस केस में नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। आ रही बात समझ में। ओके अब इसमें और कुछ पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि यदि सर्कुलर परम्यूटेशन में आप एक पर्सन को मान लो आपने बैठा दिया और बाकी फिर मान लो आपके पास टोटल n पर्सन है, उसमें से एक को बैठा दिया,
तो बाकी फिर कितने बचे, n-1, तो फिर उनकी जो पोजीशन होगी वो स्पेसिफिक पोजीशन होगी, क्योंकि हम जब बात करेंगे फिर एक पर्सन को जो बैठा दिया उसके बाद जो सीट्स का नंबरिंग हम कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो एक पर्सन को बैठा दिया तो फिर वो लीनियर की तरह काम करेगा, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ऐसे भी समझ सकते हो आप। और दूसरा पॉइंट एक ऐसा भी समझ सकते हो कि यदि सर्कल में सीड्स का नंबर यदि हम स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, ऐसे n सीड्स है, अब इन पर n लोगों को बैठाना है तो वो सिंपली n फैक्टोरियल होगा, ना कि n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि आपने सीड्स का नंबर कर दिया है। तो a यहाँ आए, b यहाँ आए, c यहाँ आए, या a यहाँ पर आ जाए, मतलब a सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि a b c और फिर b की जगह a ले आए, फिर a b c और फिर c की जगह a ले आए, तो ये तीनों एक ही बात होती है। बट यदि सीट्स का नंबर कर दूं मैं तो a यहाँ बैठे अलग अलग बातें हो गई। तो उस केस में यदि सीट्स का नंबरिंग है तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियर की तरह ही अरेंजमेंट होगा। आ रही बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है कि आप ये एबीसी है, ठीक है, अब इसको रोटेट करो कि ए को यहाँ ले आओ तो बी अपने आप यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ए को रोटेट करो फिर से, तो जो ए है बी की जगह आ जाएगा, बी सी की जगह चला जाएगा और सी जो है ए की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो राउंड टेबल है ऐसा समझो, ठीक है। अब उसको आप रोटेट भी करते हो तो ये अरेंजमेंट एक ही बात होती है। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर अरेंजमेंट करो और उसको एन से डिवाइड कर दो तो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट मिल जाएंगे। ओके, और ये बात ध्यान रखना कि गार्लैंड और नेकलेस के केस में जो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है वो अब सेम माना जाता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज केसेस अलग अलग हो गए, ठीक है। यदि हम इसको समझे कि एंटी क्लॉकवाइज का क्या बोलना चाह रहा है, तो आप देखो यहाँ पर कितने केसेस बन रहे, कितने परम्यूटेशन होंगे इसके। यदि हम 3 पर्सन को सर्कल में बैठाए तो 3 पर्सन को सर्कल में बैठाए तो n-1 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो 2 केसेस कौन से होंगे? वो ये होंगे कि a b c और a c b। यहाँ पर देखो तो क्लॉकवाइज में आपको क्या मिल रहा है, a b c, और इधर क्या मिल रहा है, a c b। तो ये अरेंजमेंट आपके अलग अलग हो गए। आ रही बात समझ में? यदि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप सेम मान लो तो इधर से क्या है a b c और इधर से क्या है a c b। आ रही बात समझ में? इधर क्या है ए बी सी और इधर क्या है ए सी बी। तो ये दोनों केस सेम हो गए यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम मान लो तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो वो एक ही केस है ये वाला, यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सेम मानता हूं तो। आ रही बात समझ में? और ध्यान रखना यदि हम पर्सन्स को बैठाते हैं सर्कल में तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यूजुअली हम अलग अलग मानते हैं, मतलब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी कंसिडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में? इसका हम कारण ये रख सकते हैं कि ए के जो नेबरहुड में है, मतलब यदि ऐसा ए बैठा है तो उसके राइट में सी है इधर और लेफ्ट में बी है, इधर राइट में बी आ गया लेफ्ट में सी आ गया। आ रही बात समझ में? तो यूजुअली जो पर्सन्स को हम एक राउंड टेबल पे बैठाते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हम डिफरेंट लेते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। अब इसमें एक ये भी आता है कि मान लो आपके पास 3 ए है और 2 बी, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इनको आपको राउंड टेबल पे बैठाना है, ठीक है। पर्सन ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग लेंगे। तो आप तो ध्यान रखो यदि क्वेश्चन आता है तो गार्लिन और नेकलेस को केस में आपको, या जब तक स्पेसिफाई नहीं करते कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है तब तक आप ऐसे ही करोगे। कैसे? इस टाइप से, ठीक है। तो गार्लिन और नेकलेस, और जब तक स्पेसिफाई नहीं करता कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है तब तक आप ऐसे ही करते रहोगे। और इन केसेस में क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब जैसे ये है 3 ए है और 3 ए है और 3 बी सी डी है, इनको आपको सर्कल में बैठाना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले क्या मानो, इसको अलग अलग मान लो, तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा टोटल 6-1 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? अब इन 3 ए के कारण जो इन तीनों का परम्यूटेशन होगा, मतलब ये A1 A2 A3 के कारण हमने एग्जांपल लिया था डैडी का, याद आ रहा है? तो यहाँ पर जो A1 A2 A3 के कारण है वो हर एक के 6 टाइम्स आएगा या 3 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। हमें कितनी बार चाहिए, एक बार। तो उनका जो जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो सर्कुलर परम्यूटेशन भी लीनियर की तरह चलेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतने ही फैक्टोरियल से वो केसेस ज्यादा आएंगे।
तो हमने उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो केस कितनी बार आ गया, एक बार। आगे बात समझ में? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 79, इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज कैन बी अरेंज अराउंड अ सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 बॉयज है तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80, सिंपल, पर्सन्स को बैठाना है, n - 1 फैक्टोरियल। 80 में, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल, इन हाउ मेनी ऑफ देम गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, फर्स्ट पार्ट है गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, तो 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स को साथ में रखना है, तो गर्ल्स को साथ में रखना है तो टाइम मेथड यहाँ भी यूज होगा। तो गर्ल्स का एक बंडल बना लिया, टोटल कितने यूनिट हो गए, 5 + 1 6, तो उनका अरेंजमेंट 6 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो गर्ल्स है उनका आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से, तो ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। टोटल 5 ये यूनिट्स, मतलब बॉय 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो गर्ल्स है 1 से लेके 4 तक, इनका एक बंडल, इनका अरेंजमेंट का तरीका 6 - 1 फैक्टोरियल, और जो गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में बोला है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, यदि गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है तो फिर गैप मेथड। तो हमने क्या किया, सर्कल में बॉयज को बैठा दिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बॉयज को बैठाने का तरीका 5 - 1 फैक्टोरियल। ओके, अब कितने गैप क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 में से कितने गैप हमें रिक्वायरमेंट है, 4, क्योंकि 4 गर्ल्स है, तो उनको तो 4 गैप सेलेक्ट कर लिए 5 में से, और फिर गर्ल्स के अरेंजमेंट का तरीका, या उन 4 गैप्स को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में, ये आपके पास गैप्स क्रिएट हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज गार्लैंड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 7 डिफरेंट फ्लावर्स। तो 7 डिफरेंट फ्लावर है, तो उनका सर्कल में अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, n - 1 फैक्टोरियल। बट गार्लैंड का केस है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज केस सेम है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2। ओके, अच्छा, ये कैसे समझ में आ रहा है आप, जो गार्लैंड है, माला है, उसको आप ऐसे देखो या पलट के देखो, वो एक जैसे दिखेगा। पलटने का मतलब ऐसा है कि जैसे कुछ हमने फ्लावर का नाम दे दिया, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। अब ऐसे करो तो फ्लावर्स फिर एक, मतलब आप माला को ऐसे पहनाओ या फिर ऐसे पहनाओ, एक ही बात है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82। ओके, let 10 persons are to be seated around a circle, then find number of ways. First है no restriction, 10 persons है, उनका सर्कल में अरेंजमेंट 10 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल। ओके, सेकंड, इफ A and B आर सीटेड टुगेदर, तो टोटल आपके पास 10 पर्सन है, तो 8 पर्सन और A and B इनको साथ में बैठाना है, तो इनको बंडल बांध लिया, ये टाइम मेथड। तो 8A + 1, ये 9 यूनिट, इनका अरेंजमेंट 9 - 1 फैक्टोरियल, और फिर A and B का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट आता है तो आपको ध्यान रखना है कि n - 1 फैक्टोरियल था सर्कल में बैठाने का, फिर उसके बाद जैसे लीनियर में करते हैं वैसे यहाँ है ना। थर्ड पार्ट है, इफ नो 2 ऑफ A B C आर टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो 7 पर्सन है उनको बैठाने का तरीका 7 - 1 फैक्टोरियल, और सर्कल में 7, जैसे 5 लोगों को बैठाया था, कितने गैप आए थे, 5, तो आपने 7 पर्सन को बैठाया है, तो कितने गैप आएंगे, 7, तो 7 में से हमें कितने गैप चाहिए, 3, क्योंकि A B C को बैठाना है, और फिर उन तो 3 गैप सेलेक्ट कर लिया, और उसमें 3 लोगों को बैठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, 5 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन आर टू बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट इंडियंस एंड अमेरिकन आर अल्टरनेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंडियंस को बैठा दिया, इंडियन 1 2 3 4 एंड 5, तो इनको बैठाने का तरीका 5 - 1 फैक्टोरियल। ओके, अब आपके पास अमेरिकन कितने हैं, 5, कितने गैप है, 5, तो 5 में से 5 गैप सेलेक्ट करने का तरीका एक ही, और उनका अरेंजमेंट का तरीका 5 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो ऐसे आपके पास आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या तो इस केस में हमेशा अमेरिकन और इंडियंस अल्टरनेट ही आएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 84 में देखो क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म अराउंड अ सर्कल। सो टेररिज्म में TE
OISM, ये टोटल कितने हैं 6, ये एक बार आ रहा है और R जो आ रहा है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने आपके पास 9, तो इन 9 का सर्कुलर अरेंजमेंट 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। अब इसमें क्या है कि R का जो परम्यूटेशन होगा 3 फैक्टोरियल से, वो मतलब 6 टाइम्स आएगा, तो हमें कितनी बार चाहिए, एक बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ओके। 85, इन हाउ मेनी वेज अ नेकलेस ऑफ 9 बीट्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 21 बीट्स डिफरेंट। तो हमें 9 बीट्स की का एक नेकलेस बनाना है ना। तो टोटल कितने हैं 21, तो उसमें से हमने 9 सेलेक्ट कर लिए। सिंपल है, जैसे हम कॉम्बिनेशन में करते हैं लिनियर अरेंजमेंट में, वैसे यहाँ होगा। तो 21 डिफरेंट बीट्स है, उसमें से हमने 9 बीट्स सेलेक्ट कर लिए, ओके। तो कितने तरीके से कर सकते हैं 21C 9। अब ध्यान रखना यहाँ 9 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि इन 9 बीट्स को सर्कल में अरेंजमेंट करने का तरीका 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, और नेकलेस का केस है इसलिए डिवाइडेड बाय 2। ये सर्कुलर अरेंजमेंट, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2, ओके।